बहुत कुछ खोए, माँ बाप भी खो दिए। ये खुशी हमारे साथ शेयर करने के लिए उनका होना बहुत अहम था, लेकिन अभी वो लोग उनका इंतकाल हो गया तो बहुत कुछ खोए। अभी बस अपने लीगल सेल के लिए हम लोग शुक्रगुजार है, जमीयत उलमा हिंद के शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने हमारी लीगल बैटल में हमारी मदद करी। 87 डेज की कस्टडी के अंदर मारना पीटना, बेइज्जत करना, गालियां देना, यहाँ तक कि घर की औरतों के रेप की धमकी दी गई। फिर उल्टा लटका के रखना और हाथों के बल लटका के रखना, इतनी शदीद तकलीफ से हम लोग गुजरे होते। लेकिन जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस वक्त यानी उसको मेरी बहुत ज़रूरत थी और इस केस की वजह से मैं वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाया जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो मेरी रिहाई तक मैं अपनी बेटी की लाइफ से एब्सेंट ही हूँ। एक बाप को जो अपनी बेटी के लिए करना चाहिए मैं अपने इस छोटे केस में फंसने की वजह से वो कभी कर नहीं पाया, जिसका मुझे ज़िंदगी भर मलाल रहेगा। मैं खुद पहले मेरा जो मोबाइल रिपेयरिंग का और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क का मेरा इंस्टीट्यूट था। जब 19 साल बाद मैं छूट कर आया हूँ तो ये स्मार्टफोन मैं ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और जो पुराने लोग थे जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे, वो उनमें से बहुत सारे लोग हमारे दरमियान नहीं हैं। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा गम है हम लोगों को। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अल्लाह पे से भरोसा उठ गया हो, हमारे कानून पे से भरोसा उठ गया हो, और हर जगह पे हम लोग ने अपने इनोसेंस को साबित करने की कोशिश करी ही है। हम लोग फाइट करते रहे और हम लोग आगे भी फाइट करते रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि कौन है जिसने फेक लोगों को डाल के फैब्रिकेटेड केस बनाया। रियल लोगों को ना पकड़ते हुए जो विक्टिम ऑफ टेरर है उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर गौर करे और अकाउंटेबिलिटी ले। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 19 साल बहुत होते हैं, 228 महीने, दिन जोड़ें तो 6935। वो रिहाई की उम्मीद में एक एक दिन गिन रहे थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर यकीन और मुल्क के कानून पर भरोसा था। जब उनके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई तो बहुत कुछ बदल चुका है। किसी ने अपने अम्मी अब्बू को खो दिया तो किसी के दोस्त अहबाब करीबी रिश्तेदार दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही अब सलाखों के पीछे का दर्द भी बाहर आ रहा है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिल थाम कर सुनिए, अब हम आपको मुंबई ट्रेन धमाकों के इल्ज़ाम से बरी होने वाले मुजम्मिल शेख, सज्जाद अंसारी और डॉक्टर तनवीर से रूबरू करा रहे हैं। 19 साल के बाद रिहाई के बाद घर वालों में खुशी किस तरीके से देखी जाती है? टेररिज्म का किसी के माथे पे थप्पा लगना, उनके घर वालों को और उन लोगों पे क्या बीतती है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ 19 साल के बाद छूटे हुए तीनों ही शख्स हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। 19 साल कैसे बीते आपके? बहुत तकलीफ से गुजरे, और ये हमारे घर वाले और हम लोग सब उसका यानी बहुत बहुत कुछ झेला है हमने, उसको अल्फाज में ज़्यादा बयान नहीं कर सकते। बस ये है कि अभी छुट्टी की खुशी है, लेकिन बहुत कुछ खोने का गम भी है साथ में। बहुत मिक्स्ड फीलिंग है हर चीज़ के लिए। बस अपने लीगल सेल के लिए हम लोग शुक्रगुजार है, जमीयत उलमा हिंद के शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने हमारी लीगल बैटल में हमारी मदद करी। 2 दशक निकल गए, 20 साल के लगभग हो गया। एक परिवार इसके अंदर टूट जाता है। घर के आप सबसे छोटे थे, एक छोटे का घर से जाना घर वालों को कितनी तकलीफ होती है, और इस 19 सालों में आपने क्या क्या खोया है? बहुत कुछ खोए, माँ बाप भी खो दिए, और आज ये खुशी हमारे साथ शेयर करने के लिए उनका होना बहुत अहम था, लेकिन अभी वो लोग उनका इंतकाल हो गया तो बहुत कुछ खोए। अभी कितना खोए अब आपको क्या बताएंगे। देखिए, ये ज़िंदगी है, ये समझ सकता हूँ मैं भी कि एक 19 साल का अरसा परिवार से दूर और एक कालकोठरी में गुजारना, अंदर कभी ऐसा लगता था कि वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। जब सेशन कोर्ट से आप लोगों को सज़ा मिल गई तो ऐसा कभी महसूस हुआ आप लोगों को कि शायद हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी अपनी ख़त्म हो गई, अब क्या आने वाले वक्त में इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अल्लाह पे से भरोसा उठ गया हो, या फिर हमारे कानून पे से भरोसा उठ गया हो। हमने हमेशा पुरुम्मीद हो के हर चीज़ की कोशिश करे, और हर मैटर में और हर जगह पे हम लोग ने अपने इनोसेंस को साबित करने की कोशिश करी ही है। तो हमारा भरोसा तो नहीं उठा था, हम लोग फाइट करते रहे और हम लोग आगे भी फाइट करते रहेंगे। ज़िंदगी पहले कैसी थी और जाने के बाद ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया? एक छोटी सी बात के ज़रिए से मैं समझा सकता हूँ इसको कि मैं खुद पहले मेरा जो मोबाइल रिपेयरिंग का और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क का मेरा इंस्टीट्यूट था अरेस्टिंग के टाइम पे। आज जब 19 साल बाद मैं छूट कर आया हूँ तो ये स्मार्टफोन मैं ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि जो मैं खुद मतलब मेरा इंस्टीट्यूट था, मैं एकदम ऑब्सलीट हो गया हूँ, मैं एकदम अलग, मतलब मैं ख़त्म हो चुकी है हमारी, मतलब ये वो वाली पुरानी लाइफ। अब हम सबको नए सिरे से हमको लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। हर फील्ड के अंदर बदलाव हो चुका है, और जो पुराने लोग थे जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे, वो उनमें से बहुत सारे लोग हमारे दरमियान नहीं हैं।
तो इस चीज़ का सबसे बड़ा गम है हम लोगों को, इस बहुत दुख है इस चीज़ का। जब आपको अरेस्ट किया गया था तो सोसाइटी आपके घर वालों को किस तरीके से देखती थी, क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है टेररिज्म का। सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि पर्सनली मुझे अपने घर वालों से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था, मुझे जितना एक्सपेक्ट था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला है। और हम अपनी कम्युनिटी से और जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिला है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह उसकी ये थी कि सब जानते थे कि हम बेगुनाह हैं, और इस बेगुनाही की वजह से हर एक ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। लेकिन जो लोग हमको नहीं जानते थे, या कोर्ट के अंदर, या पुलिस कस्टडी में, या पुलिस से जेल से कोर्ट ले जाते वक्त, या इधर उधर, तो जो लोग हमको नहीं जानते थे वो हम लोगों की विलन की हैसियत से ही देखते थे। उनकी नज़रें भी बहुत अलग होती थी, उनका रवैया भी हमसे बहुत अलग होता था। लेकिन जब धीरे धीरे वो हमको जानने लगे, उसमें मीडिया पर्सन्स भी हैं, जो अब हमको जानने लगे, उनको हकीकत खुली, तो वर्डिक्ट आने से पहले ही जब वो हम लोग समझते थे कि नहीं ये सब बेगुनाह है। तो मामला ये है कि पुलिस जिसके ऊपर हाथ रख दे टेररिस्ट है, तो वो दुनिया के लिए टेररिस्ट बन जाएगा। हाँ, जो लोग उसको जानते हैं उनके लिए वो एक आम इंसान है, बेगुनाह शख्स है। लेकिन जो लोग उसको नहीं जानते उनके लिए वो टेररिस्ट ही होगा या विलन ही होगा। तो हमारे घर वालों को हमारी सोसाइटी में जो है वो इस तरह कभी नहीं देखा गया कि ये एक टेररिस्ट का घराना है, क्योंकि वो जानते थे, पूरे हमारी सोसाइटी वाले, सोसाइटी मतलब मैं अपनी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो लोग जानते थे कि हम मतलब ये जो घराना, ये टेररिस्ट का घराना नहीं है, ये बेकसूर है, इनको झूठा फंसाया गया, बल्कि हमको सिंपैथी मिली है। आम लोग जो कैदी हैं, जो ऑफिसर्स हैं जेल के अंदर, उनकी तरफ से हमको जो है बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मतलब इतना झेलना पड़ा कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। और शुरू जेल के पहले दिन से ही, जैसी ही हमारी एंट्री होती जेल के अंदर, वहाँ हमको मारा पीटा गया, ये बोल के कि ये इतने बड़े केस में आए, इतने बड़े ब्लास्ट करके आए। और इसी तरह से जहाँ भी हम जाते हैं हमको जो है वो एक टेररिस्ट की हैसियत से ही देखा जाता। तो ये जो चीज़ थी हम लोगों को मतलब हौसले को तोड़ तो नहीं सकी, लेकिन इससे दुख बहुत हुआ। जैसे आपने कहा कि मारा पीटा गया, क्योंकि देखिए कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर भी यही आया कि जो आप लोगों ने इकबालिया बयान दिया था वो कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव में दिया था। किस तरीके के दबाव एटीएस की तरफ से था? आप लोग के घर वालों को भी बहुत सारी प्रताड़ना जो है वो झेलनी पड़ी। देखिए, पुलिस में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे लोग जो थे उनमें मैं जानता हूँ, सबसे पहले एसीपी विनोद भट्ट, वो हमारे केस के सबसे पहले आए थे। उनको इतना प्रेशर डाला गया हमको झूठा फंसाने के लिए, या मतलब जो बेगुनाहों को फंसाने के लिए, कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि मैं नहीं फंसाऊंगा, उन्होंने जाके, ये आप उसको देख सकते हैं 2006 की बात है, जब ऊपर के ऑफिसर से प्रेशर आया तो हमारे साथ में वो कुछ किया गया जो एक आम आदमी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 87 डेज़ की कस्टडी रही। उसके 87 डेज़ की कस्टडी के अंदर मारना पीटना, बेइज्जत करना, गालियां देना, यहाँ तक कि घर की औरतों के रेप की धमकी दी गई। और इस तरह मतलब प्राइवेट पार्ट पे करंट देना, वहाँ पर ऐसे केमिकल्स डालना जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, फिर उल्टा लटका के रखना और हाथों के बल लटका के रखना, इतनी शदीद तकलीफ़ से हम लोग गुजरे वहाँ पे। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि हम कुछ छुपा रहे थे या इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ इसलिए था ताकि वो अपने जो झूठे सबूत थे उसके ऊपर हमारी दस्तखत ले सकें, अपने कन्फेशन पे जो साइन ले सकें। हमको कुछ नहीं मालूम क्या है, लास्ट में मजबूर होकर हमको जो है ना ऐसा वक्त भी आया कि जो बोले वो हम करने के लिए तैयार हो गए। हमने साइन भी की। क्योंकि इतना प्रेशर मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर किया गया, मैं नहीं समझता कोई बर्दाश्त कर सकता उसको। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्टे लगा दिया है पूरे ऑर्डर को लेके, लेकिन ये कहा है कि आप लोग जो है वो वापस जो है जेल नहीं जाएंगे, और ये इसके जो ऑर्डर की विवेचना जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी। क्या लगता है आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से देखते हैं? नोटिस जारी हो चुकी है। देखिए, हमारे कोर्ट्स जो है वो एविडेंस के ऊपर चलते हैं, और एविडेंस हमारे फेवर में है, ये एकदम क्लियर है। इसी वजह से जो है ना वो हाई कोर्ट ने हम सबको पूरी बेगुनाही को महसूस किया, और सब देखने के बाद हम सबको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तो और ज़्यादा गहराई से उसका मुताला करेगा और उसको देखेगा। तो हमको पूरा यकीन है कि हकीकत जो हाई कोर्ट ने वाज़ेह की है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर मोहर लगा देगा, हम सबको बरी करने वाले हैं। आप तो मैं साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में डॉक्टर भी थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अच्छे से, और मुझे अच्छे से याद है कि जब आपका सेशन कोर्ट के अंदर विटनेस के अंदर डॉक्टर सुमार सर भी वहाँ पर मौजूद थे, फिर भी सेशन कोर्ट के अंदर कंसिडर नहीं किया गया, हाई कोर्ट में कंसिडर किया गया।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो, जिस दिन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ उस दिन से क्राइम ब्रांच एटीएस ये जानती थी कि उनके पास रियल विक्टिम नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो ये सोर्स लगा सके कि किसने किया है। तो उन लोगों ने कुछ इस तरह से काम किया कि ऐसे लोग जो जिनके ऊपर कुछ पुराने केसेस हैं या फिर जो शक के दायरे में आ रहे हैं, उनको अरेस्ट करने के बाद में उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया। लीगल इलीगल डिटेंशन में उसको कई दिनों तक रखा गया। खुद मुझे जो है क्राइम ब्रांच ने 20 तारीख को इलीगल डिटेन किया हॉस्पिटल के अंदर से, और उसके बाद में इंक्वायरी करने के बाद, उस वक्त मीरा बोरवंकर थी, और उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद मुझे खुद पर्सनली वो कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अचानक में रातों रात जो इन्वेस्टिगेशन एटीएस को दे दिया गया। एटीएस ने हम लोगों के साथ ये जानते हुए कि हम लोग जो है इनोसेंट हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जानते हुए कि मैं अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था, मेरी ड्यूटी, मेरा रिकॉर्ड, मेरा अटेंडेंस, मेरा जो है थंब इम्प्रेशन जो है, मास्टर बुक वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस बात की साहित थी कि मैं इस ब्लास्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। फिर भी एटीएस ने मुझे डिटेन करके रखा और एज आ एक्यूज करके मुझे इस केस के अंदर प्रोड्यूस किया। जब आप अरेस्ट हुए थे तो आपकी 3 महीने की वाइफ प्रेग्नेंट थी और 6 महीने के बाद बिटिया। इस 19 सालों के अंदर बिटिया से कभी मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई? एक बाप को सबसे ज़्यादा मोहब्बत बेटी से होती है, ये हकीकत है, क्योंकि बेटी जो होती है बाप की एक जान होती है, लेकिन आपकी बेटी से दूर रहे और आज इनोसेंट कहे गए, किस तरीके का मुलाकात हुई और किस तरीके का 19 साल जो है कैसे बिताए? बेटी तो बाद में आई, लेकिन जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस वक्त यानी उसको मेरी बहुत ज़रूरत थी, और इस केस की वजह से मैं वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाया जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो मेरी रिहाई तक मैं अपनी बेटी की लाइफ से एब्सेंट ही हूँ। एक बाप को जो अपनी बेटी के लिए करना चाहिए, मैं अपने इस झूठे केस में फंसने की वजह से वो कभी कर नहीं पाया, जिसका मुझे ज़िंदगी भर मलाल रहेगा। उस टाइम के चीफ अगर बात करें केपी रघुवंशी थे, मालेगांव ब्लास्ट भी उसी के दौरान हुआ था, तो एटीएस को किस तरीके से देखते हैं इन्वेस्टिगेशन? देखो, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है कि जो एविडेंसेस पेश किए गए थे वो तमाम के तमाम एविडेंस जो है एक्यूज के फेवर में थे, डिफेंस एविडेंस, जिसको ट्रायल कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमको तो ये भी उम्मीद है और मैं ये चाहता हूँ कि विक्टिम ऑफ टेरर जो है असल में उनको आज तक का इंसाफ नहीं मिला है। सिर्फ हम एक्यूज लोग विक्टिम ऑफ टेरर नहीं है, हमको इंसाफ मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो विक्टिम ऑफ टेरर है असल में, जिनके साथ जो है टेरराइज किया गया है, जिनके नियर डियरेस्ट लोग जो है मारे गए इस ब्लास्ट में, वो आज भी इंसाफ से वंचित है। तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि कौन है जिसने फेक लोगों को डाल के फैब्रिकेटेड केस बनाया, रियल लोगों को ना पकड़ते हुए जो विक्टिम ऑफ टेरर है उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो वो किस तरह से इंसाफ पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर गौर करे और अकाउंटेबिलिटी ले कि वो कौन सा है, जो चाहे एटीएस हो, चाहे पुलिस वाले हो, जो भी हो, वो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और रियल कल्प्रिट्स पकड़े जाना चाहिए, तभी जो है इंसाफ होगा। मुंबई की ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके 11 जुलाई 2006 में हुए थे। 189 लोगों की मौत और 824 लोग घायल हुए थे। 13 लोग जेल भेजे गए थे, जिनमें निचली अदालत ने 1 को बरी कर दिया था, 12 को सजा सुनाई थी, 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद। इनमें 1 की मौत हो चुकी है। मुंबई हाई कोर्ट ने सभी 11 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, इसलिए कि उन पर दोष साबित नहीं हो सका। महाराष्ट्र सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, जहां से स्टे कर दिया गया है, लेकिन सभी आरोपियों को जेल जाने से राहत दे दी है। इस मामले में आरोपियों की तरफ से पैरवी करने वाले जमीयत उलमाए हिंद के एडवोकेट अंसार तांबली ने सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत बेहतर है हमारे लिए और एक्यूज़ के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी 19 साल इसमें गुजार दिए है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे आगे के MCOC केसेस जो है उसमें ये प्रिसीजन करके यूज़ ना किया जाएगा, सिर्फ इतना ही है। बाकी एक्यूज़ को इसमें बहुत राहत है, अब वो बाहर ही रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई और ऑर्डर ना आ जाए इस पर।
जमीयत इसमें ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक अब तक के जमीयत ने उनकी लीगल एड मदद की हुई है। आगे भी अभी वो लोगों ने हमसे अप्रोच किया है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है तो आप वहाँ भी हमारी मदद कीजिए। तो जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा महाराष्ट्र इसकी आगे भी पैरवी करेंगी। अब देखना यह होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।